जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग समझते हैं आर्टिकल 14 को, यानी फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 14 है उसको समझते हैं। यानी उसमें भी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सब कोई समान है और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा। जो आर्टिकल 14 है वो बात करता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, क्या बात करता है उसको पढ़ते हैं हम, कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, कि स्टेट यानी राज्य, स्टेट का मतलब यहाँ पे है राज्य, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि स्टेट किसी व्यक्ति को भी डिनाई नहीं कर सकता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 14। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है ना, वो यही बात करता है कि स्टेट अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस के अंदर, ठीक है, यानी जो भारत का जो क्षेत्र है, जितना भी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस है, उस टेरिटरी के अंदर किसी भी पर्सन को स्टेट, राज्य यानी सरकार, किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं कर सकता है, यानी माना नहीं कर सकता है, यानी लॉ का समान संरक्षण देने से माना नहीं कर सकता कि किसी भी व्यक्ति को, और लॉ के सामने में किसी को भी समान मानने से इनकार नहीं कर सकता। ये बात करता है आर्टिकल 14 कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी व्यक्ति का क्या है, अधिकार है, हक है। सभी व्यक्ति यानी ऑल पर्सन्स, सिटीजन्स, ऑल पर्सन्स में जैसे जो ऑल पर्सन्स हैं, यानी पर्सन्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें सिटीजन भी हो गया आपका और प्लस में फॉरेनर। पर्सन्स में जैसे कि आपका लीगल पर्सन होना चाहिए, है ना, कोई इलीगल पर्सन नहीं, लीगल पर्सन्स जितने भी हैं, सिटीजन्स हो, फॉरेनर्स हो, उन सभी को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज क्लास, जैसे थोड़ा आपको समझाते हैं, इसका बैकग्राउंड देते हैं। देखिए, जो हमारा जुडिशरी है, जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी जानते हैं ना, कानून कोर्ट, उसका सिंबल देखे होइएगा आप, वो जो न्यायमूर्ति का जो सिंबल होता है ना, कि एक हाथ में तराजू रखा है, आँख पे पट्टी बांधा हुआ है और दूसरे हाथ में एक तलवार रखा है ना, कि तराजू में मतलब इक्वल करता है कि कोई भी किसी को ज़्यादा प्रिविलेज ना मिले और किसी को कम ना मिले, नहीं, सब कोई समान है, कानून की नज़र में सब कोई समान है। और गलती करोगे तो तुम्हारे जिस डिग्री से मतलब जितने परसेंट में तुम गलती किए हो, कानून को वायलेट किए हो, ठीक उतने परसेंटेज में तुमको क्या कानून सज़ा देगा, सज़ा सुनाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। यानी कानून की नज़र में सब कोई समान है, तुम अमीर हो गरीब हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गलती किया है तो गला सबका कटेगा। जो कानून को मतलब जो कानून को ब्रीच किया है, कानून को तोड़ा है, कानून का उल्लंघन किया है, रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन किया है उन सभी को सज़ा मिलेगा। अगर जब तक आप कोई कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति आपको सज़ा नहीं, जैसे प्रधानमंत्री हो, स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, या कोई आपका IAS IPS कलेक्टर, अगर उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसके वजह से आपको सज़ा नहीं सुना सकता है ना, या कोई जुडिशरी का कोई पर्सन हो, कोई कोर्ट हो, आपसे कोई दिक्कत है तो वो नहीं चलेगा कि आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है उसके वजह से किसी व्यक्ति को आप सज़ा सुना रहे हैं, वो नहीं चलेगा, है ना, उसके ऊपर आप कोई केस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अगर वो पर्सन कानून का उल्लंघन किया है, कानून को तोड़ा है, कानून को ब्रीच किया है, रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है, तब आप उसको सज़ा सुना सकते हैं, तब उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। ये होता है रूल ऑफ लॉ का मतलब, ठीक है। तो जो आर्टिकल 14 है फंडामेंटल राइट्स का, वो बोलता है कि स्टेट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता है अपनी टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी देने से माना नहीं कर सकता है, ठीक है, डिनाई का मतलब देने से माना नहीं कर सकता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है।
इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ऑल पर्सन्स का मतलब जैसे समझाएं कि उसमें लीगल पर्सन होना चाहिए, कोई इलीगल पर्सन नहीं, ठीक है। जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ शॉर्ट में लिखते हैं इसको। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना। यानी किसी को कानून फेवर नहीं करेगा और किसी को कानून इन फेवर नहीं करेगा। किसी के कानून मतलब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई कानून नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति को फेवर ना करे, ऐसा कानून नहीं चलेगा। कानून ऐसा होनी चाहिए यानी एक नज़रिया से एक कानून सबके ऊपर समान रूप से अप्लाई होगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या किसी एक वर्ग विशेष के लिए है? बताओ आप, है क्या किसी एक व्यक्ति के ऊपर ही लागू होता है? होता है? या किसी एक कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है? या बताइए कि नॉर्थ इंडिया में लागू होता है, साउथ इंडिया में लागू नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स है, जो नियम्स है, लॉज है, कानून है, उसमें बनाया गया जो है एक्ट्स है, क्या वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में लागू होता है, साउथ इंडिया में नहीं लागू होता है? होता है ना। यानी इंडिया में जितने जो स्टेट्स हैं सबके ऊपर लागू होता है, यानी पूरी इंडिया के ऊपर लागू होता है। कोई इंडिया के कोई एक पार्ट नहीं बोल सकता, कोई स्टेट नहीं बोल सकता कि मैं तो भाई नहीं मानूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को नहीं मानूंगा। ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है। तो जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, यानी भारत का जो फंडामेंटल लॉ है वो क्या है? संविधान है। और संविधान को सभी को मानना ही पड़ेगा। तुम रो के मानो, हंस के मानो, खेल के मानो, जैसे मानो, सीधा मान जाओ या टेढ़ा मानो, है ना, वही बात है। तो जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बोलता है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सब कोई लॉ के सामने क्या है? समान है। लॉ की नज़र से अगर मैं देखूंगा तो सब कोई मुझे इक्वल से दिखेगा, कोई हायर नहीं दिखेगा, कोई लोअर नहीं दिखेगा, कोई गरीब नहीं दिखेगा, मुझे कोई नहीं दिखेगा, बस मुझे एक इंडियन सिटीज़न दिखेगा। बस उसी लॉ से, उसी सेम लॉ से, और उसी सेम लॉ से जो हमारा इंडियन कोर्ट है, जो कोर्ट है, उसी सेम लॉ को अप्लाई करेगा सभी के ऊपर सेम तरीके से, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा कि कोई हायर नहीं है, कोई लोअर नहीं, इसका आप कि इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, जो कानून है, देश में जो कानून चल रहा है, उस सभी व्यक्ति के लिए वो कानून समान व्यवहार करेगा, यानी इक्वल सब्जेक्शन, ठीक है। इसको लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल पर्सन। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं है, कोई स्पेशल, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तुम कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई कानून की नज़र में समान है। दूसरा कि सबके साथ समान व्यवहार कानून करेगा, इक्वल सब्जेक्शंस टू ऑल पर्सन, ठीक है, कि सबके साथ समान व्यवहार करेगा। जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है वो सबके साथ समान व्यवहार करेगा, ठीक है। कोई हायरार्की नहीं, तुम गरीब हो अमीर हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बस सेम नज़र से देखूँगा, ठीक है। ये मतलब होता है, ये बोलता है कि नो पर्सन इज़ एबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन मतलब तुम अमीर हो, गरीब हो, हायर हो, लोअर हो, रिच हो, पुअर हो, ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, ये नहीं कि तुम प्रधानमंत्री हो तो तुमको ज़्यादा इज्जत दूंगा और तुम गरीब के बच्चे हो तो तुमको कम इज्जत दूंगा, वो नहीं चलेगा, है ना। कि नो पर्सन इज़ एबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लॉ के सबके ऊपर लॉ लगेगा, सबके ऊपर कानून क्या बैठेगा,
कानून बैठकर सबके ऊपर अपना हक जमाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं तीसरे नंबर पे, ये नो पर्सन एफ ऑफ द लॉ, ठीक है, कि कानून के ऊपर कोई नहीं। ये मतलब होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ का, कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति हायर, कोई भी व्यक्ति लोअर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, नहीं कानून से ऊपर कोई नहीं है ना। संविधान जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी इंडिया में जितने भी ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट का ऑर्गन्स है, वो प्रधानमंत्री है, आपका प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो पार्लियामेंट हो गया आपका, है ना, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की बात कीजिए, या आपका स्टेट्स का जितने भी विधानमंडल हो गया, आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, या आपका जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितनी भी चीज़ है ये सब क्या है, ये सब अपना अपना पावर, जितने भी आप ऑफिस देखिए, सब अपना अपना पावर्स कहाँ से लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये है बात, यहाँ बात ये हुआ कि आप लॉ के ऊपर नहीं हैं, ठीक है। ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ये देखिए कि आपको कानून का तो समान संरक्षण मिलेगा, ठीक है, सभी व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से मिलेगा, आपके सिचुएशंस के हिसाब से मिलेगा, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरीके से आप काम करोगे, व्यवहार करोगे, उसी तरीके जिस तरीके का आप ऑफेंस करोगे, ठीक उस तरीके से आपके साथ कानून व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए कि आप दो व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, और 2 पर्सन, एक व्यक्ति किसी घर में चोरी कर लिया और एक व्यक्ति मान लीजिए कि किसी दुकान में चोरी कर लिया, किसी के सोने का जो सुनार होता है उसके दुकान में चोरी कर लिया, यानी उसका पूरा दुकान ही लूट लिया। और किसी व्यक्ति ने किसी के घर में चोरी कर लिया, दूसरा व्यक्ति। अब बताइए क्या दोनों व्यक्ति का क्राइम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। दोनों का क्राइम क्या है? एक व्यक्ति किसी के घर में चोरी कर लिया है, हो सकता है कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये का उसको नुकसान पहुंचाया हो, जिस भी व्यक्ति के घर में चोरी हुआ हो, है ना। लेकिन जिस सुनार के दुकान का चोरी हुआ है उसमें तो हो सकता है कि उसका 1 करोड़ का भी माल रहा हो। तो जो दूसरा चोर है, ये चोर है, इसको तो ज़्यादा सज़ा मिलना चाहिए ना, और जो ये घर में चोरी करने वाला चोर है उसको तो कम सज़ा मिलना चाहिए। तो उसके परिस्थिति के हिसाब से, उसके सिचुएशंस के हिसाब से, यानी उसके डिग्री ऑफ ऑफेंस के हिसाब से उसको इंटेलिजेंट मैनर में, कैसे, आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं, इलॉजिकल मैनर में नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि बड़े बाप का बेटा है तो उसको चलो माफ़ कर देते हैं, है ना, और गरीब के बेटा है तो चलो उसको घसीटते हैं, वो नहीं चलेगा। यानी विवेकपूर्ण होना चाहिए, इंटेलिजेंट मैनर में डिफ्रेंशिएट करो कि इसने किसी के घर में चोरी किया है, इसलिए इसको इस तरीके का जो कानून में प्रावधान है उतना सज़ा मिलना चाहिए, और जिसने किसी सुनार के दुकान को लूटा है उस व्यक्ति को उतना सज़ा मिलना चाहिए जितना कि आपके कानून में प्रावधान है सज़ा मिलने का। तो ऐसे होना चाहिए, इंटेलिजेंट मैनर में डिफ्रेंशिएशन होना, यानी उसके सर्कमस्टांसेस को देखकर उसको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। ठीक समझे? समझ रहे हैं ना आप? मतलब उसके सिचुएशंस को देख के उसको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए, उसको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। अब दोनों का सिचुएशंस अलग अलग है। अब एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, क्या हुआ कि किसी का रेप कर दिया, मान लीजिए कि किसी का रेप कर दिया, और किसी व्यक्ति ने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया। तो क्या दोनों क्राइम एक ही जैसा है?
दोनों क्राइम अलग अलग है। किसी ने रेप किया है, उसका पनिशमेंट उसको उस तरीके से मिलना चाहिए कि क्या वो हीनियस है, कि हीनियस में भी हीनियस है, मतलब और घटिया तरीके से उसने काम किया है, गंदा हरकत किया है क्या, या इसने भी उस जिसने मर्डर किया है क्यों किया है, क्या गलती से हो गया है या मतलब भूल से हो गई है या जानबूझकर किया है। तो इन दोनों के बीच में क्या इंटेलिजेंट मैनर में जब भी हमारे जजेस, जब भी हमारा कोर्ट कोई भी सज़ा सुनाता है तो क्या ऐसा ही सुना देता है, उसको सही तरीके से ढंग से सुनता है कि क्या सिचुएशन था, क्या प्रॉब्लम था, क्यों इसने ऐसा किया, क्या वजह था, फिर उसको समझता है, फिर उसको एनालाइज करने के बाद इंटेलिजेंट विवेकपूर्ण अपने तर्कसंगत तरीके से एविडेंस के बेसिस पे फिर उसको डिफ्रेंशिएट करता है और जिसको जिस तरीके का पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिस ऑफेंडर को, उस ऑफेंडर को ठीक उस तरीके का क्या मिलता है, उसको पनिशमेंट मिलता है। तो ये होता है इंटेलिजेंट मैनर में उसको डिफ्रेंशिएट करना कि आपको कानून का संरक्षण तो मिलेगा, लेकिन आपके सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देख के, आपके क्राइम के परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ आपके क्राइम है उसको देखकर, ठीक है, यानी आपके सर्कमस्टांसेस। तो फर्स्ट क्या है, सर्कमस्टांसेस को आपको आपके देख को, ठीक है। दूसरा, जैसे हम आपको बोले कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक उसी तरीके है कि आप जिस तरीके का काम की है ठीक उस तरीके से आपके साथ कानून व्यवहार करेगा कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। दूसरा भी लिख लीजिए, शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि आप जिस तरीके का काम किए हैं ठीक उसी तरीके से आपके साथ कानून क्या व्यवहार करेगा। ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। और उसी तरीके से कि आप एक मिनट दीजिए, और पॉइंट्स छूटा है तो उसको देख लेता हूँ मैं। बस वही है ना कि आपका सिचुएशंस देख के आपको इंटेलिजेंट मैनर में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, है ना। मतलब इंटेलिजेंट मतलब क्या है कि आपके सिचुएशन, आपके क्राइम को देखकर जो भी हमारा कोर्ट होगा वो डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर आपको उस तरीके जितना आपको सज़ा मिलना चाहिए कानून के हिसाब से वो मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्लास लेजिस्लेशन है, मतलब किसी एक वर्ग को ज़्यादा सज़ा मिला या कम सज़ा मिला और किसी एक वर्ग को ज़्यादा सज़ा मिले, ऐसा बात नहीं है। आपके क्राइम के हिसाब को आपको सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन का बात नहीं है कि आप अमीर के बेटे हो तो आपको कम सज़ा मिलेगा, आप गरीब के बेटे हो तो आपको कम सज़ा मिलेगा, या आप जैसे हिस्ट्री में होता था कि आप ब्राह्मण हो तो आपको कम सज़ा मिलेगा, क्षत्रिय हो तो कम मिलेगा, आप क्षुद्र हो तो आपने कुछ गलती कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगा। ये वाली बात नहीं है, यहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन की बात नहीं है ना। ये जो क्लास लेजिस्लेशन होता है ना, ये क्लास लेजिस्लेशन का, इसको समझ लीजिए पहले होता क्या है क्लास लेजिस्लेशन, ठीक है। क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर कानून बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हिस्ट्री में हुआ, उससे समझते हैं कि जैसे ब्राह्मण वर्ग के लिए एक तरीके का कानून हो, ठीक, उसी तरीके से क्षुद्र वर्ग के लिए, जो क्षुद्र है उसके लिए एक तरीके का कानून हो। तो यहाँ पे क्या है, क्षुद्र के लिए अलग कानून, ब्राह्मण के लिए अलग कानून, उसी तरीके से जो क्षत्रिय है उसके लिए अलग कानून, है ना, जो वैश्य है उसके लिए अलग कानून। तो ये हुआ क्लास लेजिस्लेशन, यानी आपके क्लास को देख के, आपके वर्ग को देख के क्या है कानून बनाया गया है, ये हुआ क्लास लेजिस्लेशन। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, आर्टिकल 14 जो बोलता है कि आपको कानून का समान संरक्षण मिलेगा, लेकिन आपके सिचुएशन को देख के कि किस तरीके से आपको मिलना चाहिए, यानी इंटेलिजेंट मैनर में डिफ्रेंशिएट करके आपको मिलेगा। यहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन का बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लेजिस्लेशन का बात नहीं है, यहाँ इंटेलिजेंट मैनर में विवेकपूर्ण
आपके सिचुएशंस को क्या करेगा, अलग करेगा। फिर आपको उस हिसाब से आपको कानून आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा, है ना, यानी आपको सुरक्षा मिलेगा कानून का। ये बात हुआ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब, यानी विधि का है जो समान संरक्षण मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ जैसे रूल ऑफ लॉ की बात हमने की है। जो रूल ऑफ लॉ है, जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक, जो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो कानून बन गया है वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। ये कानून का नियम चलेगा, कानून का, किसी व्यक्ति स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का नहीं चलेगा, है ना, किसी पर्सन्स का रूल नहीं चलेगा। यहाँ पे राजा रानी का रूल नहीं चलेगा कि राजा का आज मन है कि किसी को फांसी पे लटका दो क्योंकि उसको मज़ा आता है देखने में, तो लटका दो, वो नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे कानून का शासन चलेगा। अगर कानून बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ठीक है, यानी रूल ऑफ लॉ चलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर कानून में लिखा है कि यूट्यूब पर पढ़ाना है, यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाना, वीडियो रिकॉर्ड करके पढ़ाना गलत है, कानूनन अपराध है ना, तो क्या ये अपराध है? कानून में अगर लिखा है ऐसा तो ये अपराध है। फिर मैं ये गलत है सही है क्या है इसके पीछे का लॉजिक में नहीं जाना है। कानून में अगर लिखा है कि गलत है तो गलत है, फिर मेरे को जो सज़ा उसमें प्रिस्क्राइब किया जाएगा, यानी जो सज़ा उसमें लिखा रहेगा वो सज़ा मेरे को मिलेगा। ये बात है कि जो कानून में लिखा है वो गलत है तो गलत है ना। यही से कंसेप्ट निकलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। ये क्या होता है, दोनों डिफरेंट है, अलग है। जैसे इंडिया में एक्सरसाइज होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी रूल ऑफ लॉ, कि जो कानून में लिख दिया गया है वही सर्वमान्य है, वो गलत लिखा हो या सही लिखा हो वो लागू होगा सब पे, ठीक है। प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश कर दिया गया है कानून के द्वारा वो सबके ऊपर लागू होगा। और जो बात दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो बोलता है कि जो आपका कानून बनाने का जो प्रोसेस है, जो कानून बनाने का आपका प्रोसेस है, क्या वो सही है कि नहीं, क्या वो नेचुरल जस्टिस को इस्टेब्लिश करता है कि नहीं, इसको चेक करता है। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस इसको अप्लाई करता है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ही चलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट देकर कुछ हद तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया है ना, कि नेचुरल जस्टिस को इस्टेब्लिश, आप नेचुरल जस्टिस को आप क्या कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेचुरल जस्टिस जैसे वही लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी, है ना, जस्टिस, सेकुलर, ये सब आप क्या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ हद तक क्या है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से क्या है निकलता है। तो ये होता है प्रोसीजर। इसको बाद में फिर हम लोग समझेंगे, उसमें ज़्यादा भी नहीं घुसते हम लोग कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्यों है, ऐसा क्या ज़रूरी है, कितना सही है कितना गलत है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी तो हमको समझना है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। तो इंडिया जो फॉलो करता है वो रूल ऑफ लॉ है। जैसे रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है एवी डाइसी ने दिया, एक ब्रिटिश जूरिस्ट है एवी डाइसी, ठीक है, डी लिखा है। तो जो ब्रिटिश जूरिस्ट है एवी डाइसी, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया है रूल ऑफ लॉ। इसी रूल ऑफ लॉ में निहित है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ। थोड़ा सा आप दोनों को समझिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि जो कानून है वही उसी का शासन, कानून का शासन चलेगा, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर का मतलब, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि लॉ के नज़र में सब कोई समान है, बस। तो जो यहाँ रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है
कि आप ना हायर है ना लोअर है, ना नीचे, ना गरीब हो ना अमीर हो, ऑफिशियल हो ना नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है। पहला, ना कोई स्पेशल प्रिविलेज क्लास हो, ठीक इसी तरह कि कोई किसी का आप किसी भी व्यक्ति के वर्ग के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज क्लास नहीं है ना। दूसरा कि कोई किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट लिखा है, उसको हम आपको बताते हैं, पढ़कर बताते हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, लिखा है क्या कि अब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कि डेट इज, इसका मतलब हुआ कि नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। जैसे कि आपको बताएं कि बिना आप लॉ को वायलेट किए आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है। जब तक आप कानून का वायलेशन नहीं करोगे, जब तक कानून को आप नहीं तोड़ोगे, तब तक आपको कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी सरकार आपको पनिश नहीं कर सकता है, ठीक है, आपको सज़ा नहीं दे सकता है, ठीक, सज़ा नहीं सुना सकता है। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, डेट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, कि सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, है ना। जैसे कि हम आपको बताए हैं, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स, है ना, कोई आपका हायर नहीं है, कोई आपका लोअर नहीं है, सब कोई क्या है, समान है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब यही होता है। ये जो 3 सब्सटेंस लिखे हैं ना कि नो पर्सन अबव द लॉ, कि लॉ के ऊपर कोई नहीं, गरीब हो अमीर हो नहीं चलेगा, ठीक है, सब कोई क्या है, लॉ के अंदर ही हो। लॉ तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई हुआ, तुम बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई उतना ही जोर शोर से होगा जितना कि एक गरीब आदमी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो जो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, जो एविडेंस ने दिया है, इसी से इक्वलिटी बिफोर लॉ निकलता है, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है ना। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है, वहाँ पे बोलता है कि कानून सभी का समान तरीके से संरक्षण करेगा, यानी कानून को सभी को समान संरक्षण मिलेगा, ठीक है, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी को कानून का समान तरीके से संरक्षण यानी सुरक्षा मिलेगा, ठीक है। ये बात हुआ। दूसरा, एक और कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ में, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो राइट्स मिला है किसी इंडिविजुअल को, जैसे अभी इंडियन सोसाइटी में क्या है कि हम सभी के पास राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को राइट्स देता है कि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास सोचने का, कहने का, बोलने का, लिखने का, है ना, बात करने की, आपको कहीं भी आने जाने का, सब तरीके से आपके पास स्वतंत्रता है। आपके पास कोई भी धर्म को फॉलो कीजिए, उसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ये सब है ना, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस के वजह से इंडियंस जितने भी सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स को क्या है, फंडामेंटल राइट्स मिला है, ठीक है। लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखिएगा आप, जैसे यूएस है, यूके है, वहाँ पे क्या है कि पहले सोसाइटी में राइट्स को एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, यानी लोगों ने राइट्स को एक्सरसाइज किया, यानी लोगों के अंदर, सोसाइटी के अंदर उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पे क्या है, पर्दा सिस्टम था, बहुत दिन से था हमारे इंडियन सोसाइटी में पर्दा सिस्टम चलता, अभी भी बहुत हद तक है, लेकिन बहुत हद तक अब कम हो गया है। तो पर्दा सिस्टम चला आ रहा था हिस्ट्री से ही, है ना, वर्षों से चला आ रहा था। अब धीरे धीरे क्या किया, सोसाइटी ने उसको रिफॉर्म किया, धीरे धीरे उसको ख़त्म किया। समाज में जब चीज़ें ख़त्म हो गया तो फिर उसके ऊपर ज़बरदस्ती थोपने का कोई मतलब नहीं बना कि कानून में लिखे कि हाँ भाई तुम आज से अगर तुम पब्लिक प्लेस में आते हो तो पर्दा नहीं रखना है ना, या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में आते हो तो तुमको पर्दा नहीं रखना है, चेहरे पे पर्दा नहीं डालना है। ये वाली बात क्या है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि समाज एक्सेप्ट कर लिया है कि पर्दा रखना ठीक नहीं है ना। किसी भी व्यक्ति को भी तोप कर क्यों रखना, थोबड़ा ठीक है यार, देख लेना तो क्या हो जाएगा उससे। इसी तरीके से
वेस्टर्न सोसाइटी में क्या हुआ कि वहाँ पे पहले लोगों ने लिबर्टी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, फ्रीडम इंजॉय करना स्टार्ट किया। सोसाइटी ने उस तरीके का पहले एटीट्यूड डेवलप किया। उसके बाद जब संविधान बना तब संविधान में उस राइट्स को लिखा गया। यानी पहले इंडिविजुअल्स ने राइट्स को इंजॉय करना शुरू किया। फिर लोगों ने सोचा कि इस तरीके का राइट्स जो हम लोग इंजॉय करते हैं, लिबर्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, है ना, इक्वलिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इसको हम क्यों न संविधान में लिखकर, ठीक है, परमानेंट बना देते हैं कि कोई किसी का लिबर्टी छीन ना पाए। तो वहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ इंडिया में क्या है कि हम लोग तो क्या कहें कि फंडामेंटल राइट्स दे चुके हैं, सभी सिटीजन्स को दे दिए हैं कि तुम्हारे पास ये सारे राइट्स हैं, है ना, कि तुम इंजॉय करो, जहाँ घूमे, तुमको जैसा कपड़ा पहनना है, जैसा ड्रेस पहनना है, तुम जिस तरीके का खाना खाना चाहते हो, जिधर भी घूमना चाहते हो घूमो, मौज करो, है ना, इंजॉय करो। लेकिन क्या इंडियन सोसाइटी आज भी वो करता है? हमने कानून भी बना दिया कि भाई किसी से दहेज नहीं लेना, लेकिन क्या इंडियन सोसाइटी आज भी एक्सेप्ट किया? नहीं किया। तो समाज अभी रिफॉर्म नहीं हुआ, भले हमने राइट्स दे दिए हैं। 1 सेकेंड। क्या बात कर रहे थे कि भले हम लोगों ने हर व्यक्ति को राइट्स तो दे दिए हैं, लेकिन समाज अभी एक्सेप्ट नहीं किया है ना। अगर गांव में अगर कोई लड़की छोटा कपड़ा पहनकर, हाफ पैंट जैसे कपड़े पहनकर अगर निकल जाए रोड पे, तो फैमिली क्या करता है ना, पेरेंट्स क्या कर देगा वो भगवान ही जानेगा, है ना, अफरा तफरी मचा देगा, वो आंधी तूफान ला देगा घर में कि तुमने ऐसा कपड़ा क्यों पहन लिया। मतलब समझ रहे हैं ना, किसी के हिम्मत नहीं, गांव में आपको किसी भी लड़की का हिम्मत नहीं कि आप छोटे कपड़े पहन कर बाहर निकल जाओ। हालांकि अर्बन इंडिया में तो ठीक है, जो सिटी है वहाँ पे तो चलो ठीक है, पहन लेता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में पहन कर दिखा दो, तुम मर्द हो तो, समझ रहे हो ना। तो अभी इंडियन सोसाइटी उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाया है, जिस तरीके का एटीट्यूड वेस्टर्न सोसाइटी में तुम जाओ भाई, तुम छोटा कपड़ा क्या, तुम लंबा मोटा जैसा पहनना चाहते हो वैसा पहनो, है ना, जितना छोटा पहनना चाहता हूँ उतना छोटा पहनो, तो सब चलेगा। लेकिन इंडियन सोसाइटी में अभी वो हम लोग क्या है, जो चीज़ें दे रखे हैं, जो राइट्स दे रखे हैं, उसको अभी उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं। इसका रीज़न इसी का रीज़न होता है कि जैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। जैसे हाल ही में एक कंट्रोवर्सी कुणाल कमरा से रिलेटेड क्रिएट हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशंस में तो हम लोग दे रखे हैं कि आपके पास बोलने, कहने, लिखने, क्रिटिसाइज करने का आज़ादी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन जब एक्सरसाइज करने की बारी आता है, जब कोई व्यक्ति किसी को क्रिटिसाइज करता है, कुणाल कमरा ने क्रिटिसाइज़ किया किसी पर्सन को, बस वो पर्सन ऑफेंस महसूस किया, मतलब ऑफेंड हो गया वो। अब उसके कारण क्या हुआ, तोड़ फोड़ मचाया अच्छा से जाकर, क्या सही है? तो वही बात हम बोल रहे हैं आपको कि हम लोग तो फंडामेंटल राइट्स दे दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को देता है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन क्या सोसाइटी एक्सरसाइज करता है? क्या सोसाइटी उस तरीके का एटीट्यूड डेवलप कर पाया है, टॉलरेंस डेवलप कर पाया है? क्या सच में आज सबको इंडियन सोसाइटी लिबर्टी इंजॉय करता है? उतना नहीं करता है ना। आज आप किसी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर दो तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप इंडिया में किसी को क्रिटिसाइज़ कर दो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अगर सरकार के सामने भी तुम कुछ बोल देते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ से एक ये भी कंसेप्ट निकलता है कि बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स के राइट्स के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हम लोग, ताकि इंडिविजुअल्स का राइट्स वायलेट ना हो, है ना। इसलिए नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिख देंगे तो इंडिविजुअल्स को राइट्स मिल जाएगा, ये नहीं।
ये इंडिया में अप्लाई होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले हम लोग बनाकर, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले क्या किसी को भी राइट्स था न वोट देने का, सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, कास्ट सिस्टम था, है ना, लिबर्टी इक्वलिटी की तो बात ही मत बोलो, है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर हम लोगों ने राइट्स को दिए, तब इंडियन सोसाइटी आज जितना भी हो, जितने भी परसेंटेज भी यूज़ कर रहा है, यानी इंजॉय कर रहा है धीरे धीरे, यानी सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, तो ये बात हुआ रूल ऑफ लॉ का मतलब। ठीक है, चलिए, हालांकि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ है, या रूल ऑफ लॉ है आपका, इन सभी का एक ही मकसद है। मकसद क्या है? ये सब का एक ही एम है कि समाज में जस्टिस एस्टैब्लिश हो, है ना, इक्वलिटी एस्टैब्लिश हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको कानून एक नज़र से देखे, सबको कानून का समान संरक्षण मिले। कोई अमीर है उसके कानून बढ़ चढ़ के ना सपोर्ट करना स्टार्ट करे, कोई गरीब है तो उसको कानून बढ़ चढ़ करना, उसको धकेलना, गड्ढा में धकेलना स्टार्ट करे। इस तरीके से क्या है, इसका एम है, इस तरीके का इसका एम है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ कि क्लास लेजिस्लेशन नहीं है आपका। अब देखिए, अब चीज़ें बना दी हैं तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, कि कुछ एक्सेप्शंस ज़रूरी है। जैसे एक्सेप्शंस आपको हम बताते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? एक तो है पहला कि आर्टिकल जो 361 है वो बोलता है गवर्नर के पास, ठीक है, और आपका जो प्रेसिडेंट साहब हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर साहब कुछ इम्यूनिटीज़, कुछ उनको प्रिविलेज मिला है ना, कुछ उनको क्या है इससे बाहर रखा गया है, यानी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर गवर्नर साहब या प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर्स मतलब पूरे स्टेट्स के गवर्नर में से कोई भी व्यक्ति, है ना, प्रेसिडेंट मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो, ठीक है, राष्ट्रपति। अगर प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब अगर अपने ऑफिस में रहते समय कोई भी काम करता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी निर्णय लेता है ना, कोई भी पावर एक्सरसाइज करता है, तो किस तरीके से एक्सरसाइज किया, क्यों एक्सरसाइज किया, इसके लिए किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं होगा, है ना, उसको आंसर नहीं देना पड़ेगा किसी भी कोर्ट में जाकर, जवाबदेही नहीं ठहराया जाएगा कि हाँ आपने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, आप ऐसे क्यों पावर एक्सरसाइज किए, एक कुछ आप नहीं पूछ सकते हैं। कोई भी कोर्ट उनको फोर्स नहीं कर सकता है कि आप आंसर दीजिए, बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इनको क्या है, इम्यूनिटीज़ मिला है आर्टिकल 361 के अंदर। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि आपको कोई भी डिसीजन लीजिए, पावर्स, है ना, एक हुआ। दूसरा कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट साहब हो, उनके ऊपर आप कोई भी क्रिमिनल केस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो ऑफिस में हैं, जब तक वो अपने ऑफिस में, जब तक वो कार्यकाल में हैं, काम कर रहे हैं, तब तक ऑफिस में, तब तक आप उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और किसी भी कोर्ट में उनको घसीट नहीं सकते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया। ठीक है, और तीसरा कि आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, अरेस्ट नहीं कर सकते, आप उनको इम्प्रिजन नहीं कर सकते हैं जब तक वो ऑफिस में हैं। किसी कोर्ट के द्वारा उनको अरेस्ट नहीं करवाया जा सकता है, इम्प्रिजन, उसको सज़ा नहीं सुनाया जा सकता है गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब दोनों को। ठीक है, एक और है कि जब तक वो ऑफिस में हैं, जब तक अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब तक उनको, उनके ऊपर आप क्या कि सिविल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर सिविल प्रोसीडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वो ऑफिस में है, फिर भी अगर कोई पर्सनल एक्ट है, उनका कोई भी काम गलती कर दिए हैं, तो उनके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकता है, लेकिन 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा आपको, है ना, कि सिविल प्रोसीडिंग तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 महीने का
एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, तब जाकर आप उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 2 महीना ख़त्म होगा उसके बाद कोर्ट्स के अंदर आप सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये बात हुआ, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस और हैं। एक तो ये हुआ, एक आर्टिकल 361A के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति है ना पार्लियामेंट के कार्यवाही के मतलब पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग से रिलेटेड या आपका स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ पब्लिश करता है न्यूज़पेपर से, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, यानी उनके कामकाज को पब्लिश करता है कि प्रोसीडिंग किस तरीके से चल रहा है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानमंडल में, तो उससे जो कि सब्सटेंशियल ट्रू है तो उनके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप किसी भी कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, यानी उनके ऊपर आप कोर्ट में उनको नहीं घसीट सकते, है ना। ठीक है, तो ये हुआ कि कोई किसी भी पर्सन को आप सब्सटेंशियली ट्रू जो फैक्ट है पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट के हाउस के प्रोसीडिंग से रिलेटेड या आपका स्टेट्स लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड अगर आप पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, रेडियो पर या कहीं भी, तो आपके ऊपर कोई भी जो कि ट्रू है, सब्सटेंशियल ट्रू है, फेक नहीं होना चाहिए। फेक तो करोगे तो तब तो मरोगे ना। अब फेक तुमने किया तो आप फेंका जाओगे, तो फेक नहीं, जो सबसे मतलब ट्रूथ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसको आप पब्लिश करते हैं तो कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई भी केसेस नहीं किया जाएगा, सिविल या क्रिमिनल कोई भी केसेस आपके ऊपर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 2-3 और है ना। एक है कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर है, आर्टिकल 105 से बात करता है, इधर लिख देते हैं। 105 बात करता है कि अगर पार्लियामेंट का मेंबर किसी भी हाउस में, यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में या किसी भी कमेटी में, पार्लियामेंट के जो कमेटी होते हैं उसमें कोई बात बोल देता है, कुछ कहता है या कोई वोट दे देता है, इसको लेकर आप किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उनको फ्रीडम है कि आप उनको इस रूल से बाहर रखा गया है कि आप नहीं बोल सकते कि हाँ देखो भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तुम मेरे को ये बोला है ना, चलो कोर्ट में घसीटते हैं, वाली बात नहीं है। उनका है, उनको इम्यूनिटीज़ मिला है कि आप पार्लियामेंट के अंदर रहकर आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा ना होगा तो सरकार भी आने अपोजिशन लीडर्स को धकेल के जेल के अंदर पिछवाड़ा में मतलब सबको धकेल देगा पीछे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 105 बोलता है कि जो पार्लियामेंट्स के मेंबर्स हैं वो कोई भी वोट दे सकता है, कोई भी अपना विचार रख सकता है, कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, और उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोई भी स्टार्ट किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर्स होता है ना, उसको भी आर्टिकल आपके 194 में दिया गया है। 194 में जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर्स होता है ना, उनको भी यही इम्यूनिटीज़। देखिए, आप भी किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कमेटी का मेंबर हैं या आप किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बोलते हैं, यानी विधानमंडल में कुछ बोल देते हैं, कह देते हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल सिविल केसेस नहीं चलाया जाएगा किसी भी कोर्ट में, ठीक है। एक और है, एक ये है कि आर्टिकल 331C, ठीक है, 31C जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 में, उसमें सी जोड़ा गया था 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान सी को जोड़ा गया और सी में लिख दिया गया कि अगर सरकार, गवर्नमेंट अगर कोई भी DPSP कानून लागू करता है ना, DPSP में स्पेसिफिक आपका 39B एंड C, 39B और C, ठीक है। अगर B और C को आर्टिकल 39B जो DPSP का है
अगर उसको लागू करता है तो वहाँ पे आर्टिकल 14 अप्लाई नहीं होता है, यानी आर्टिकल 31C आएगा तो आर्टिकल 14 चला जाएगा, है ना। कि आर्टिकल 31C को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगा तो वहाँ पे आप 14 को लेकर खड़ा नहीं हो सकते कि हाँ भाई 14 में तो इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में लिखा है, आप किसी का प्रॉपर्टी नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। वो बात नहीं चलेगा कि जैसे आर्टिकल 31C आया तो आपका 14 वहाँ से हट गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31C बात करता है DPSP को, यानी जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसको लागू किया जाए ताकि समाज में, सोसाइटी में जस्टिस इस्टेब्लिश हो। DPSP का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस प्रमोट करना है। इंडिया इज़ अ वेलफेयर कंट्री। वेलफेयर कंट्री होने के नाते क्या है कि सभी का जो लोगो है, जो इंडिया का जो कॉमन लोग है उसका क्या है, वेलबींग होना चाहिए, उन सभी का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। मतलब अच्छा वर्ड यूज करता है, उसको क्या बोलता है, सभी का सुनिश्चित, क्या बोलता है उसको, मतलब वेलफेयर सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो आज जब भी आर्टिकल 31C लागू होता है तब 39-20 आर्टिकल 14 है वो चला जाता है वहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बाकी इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, हम आपको समझाने का बहुत प्रयास किए हैं और मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश किया हूँ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने सारा कोशिश किया हूँ, कुछ नहीं उसमें। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि आप कोई भी आदमी हो, सबको मैं सेम नज़र से देखूँगा, ठीक है, सबके ऊपर समान कानून अप्लाई होगा। दूसरा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी आप कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, आपके सिचुएशंस के हिसाब से आपको कानून का संरक्षण मिलेगा। बस सुनिश्चित, यानी चिंता से मुक्त रहिए, आपको कानून का संरक्षण मिलेगा, ये बात है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ वही है, सेम कंसेप्ट। तो आप लोग जब तक इसको पढ़िए, समझिए और एंजॉय कीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और अपना लिबर्टी का, जो आपको लिबर्टी मिला है उसको एक्सरसाइज कीजिए और एक बेस्ट सोसाइटी बनाइए, एक टॉलरेंट सोसाइटी बनाइए, आप एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी बनाइए, यही मेरा कामना है। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, ओके।